मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। इस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के उनके स्मारक, उनके अंतिम संस्कार से लेके अनेक बिंदुओं पर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। हमारे यहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो सबके लिए वो पूर्वज हो जाते हैं, पितर हो जाते हैं, और उनका नाम श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक लेना चाहिए। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। राजनीति में जो लोग हैं उनकी आलोचनाएं होंगी, उनकी कमियां भी होंगी और थी भी। उन पर बात करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म शास्त्रों में जब रामचंद्र जी पर उन्हीं के धर्म में देवताओं तक ने प्रश्न उठाया है, शिव जी का विरोध हुआ है, विष्णु जी के विरोध हुए हैं, तो फिर तो हमारे यहाँ तो बहस की परंपरा है। कोई भी भारत में व्यक्ति, वो देवता हो, ऋषि महर्षि हो, महापुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ अगर उसमें गलतियां हैं तो आलोचना से परे नहीं है। ये न अपराध माना गया है, न ये भूल और गलती मानी गई है। वो होता है, लेकिन आलोचना करते हुए भी हमारी जो भाषा हो उसमें सम्मान का भाव होना चाहिए। मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, 5 वर्ष तक देश के वित्त मंत्री रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा उनका जीवन रहा है इस देश में, तो जाहिर है तो कुछ कंट्रीब्यूशन तो उनका होगा हमारे आपके जीवन में। अगर राजनीति से परे देखें तो बहुत कुछ ज्यादातर उन्होंने अपनी योग्यता क्षमता की बदौलत प्राप्त की। पाकिस्तान से शरणार्थी बन के आए थे, कैसी जिंदगी रही होगी, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे इतनी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की है। तो ये अगर हम ध्यान में रखते हैं तो फिर हमारा विचार जो है बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर पहुंच गया है और उससे अगर देश को क्षति हुई है, उससे देश की समस्याएं पैदा हुई, व्यक्तिगत रूप से आपकी उपलब्धियां हो सकती है, तो उसको तो याद करना पड़ेगा। उसकी आलोचनाएं भी होंगी और उसका विरोध भी होगा, मृत्यु के बाद भी होगा और जीवन में भी होगा। अब इस समय कांग्रेस ने जो उनके स्मारक को लेकर, पूर्व में अंतिम संस्कार को लेकर जो कुछ विवाद पैदा किया है, उसके कारण बहुत सारे कांग्रेस के स्वयं के अतीत सामने आए हैं और ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि अगर मनमोहन सिंह के प्रति कांग्रेस का इतना ही लगाव है तो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के प्रति लगाव क्यों नहीं था। पहला, नरसिंह राव पहली बार उस परिवार से बाहर के प्रधानमंत्री तब बने थे जब उस परिवार में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी ने और सर्वसम्मति से नेता चुन लिया था। कांग्रेस कार्य समिति ने, सोनिया गांधी जी ने उससे इनकार कर दिया था। उसके बाद नरसिंह राव का नंबर आया, लेकिन पार्टी ने पहले उन्हीं को ढूंढा था। उसी प्रकार से नेहरू जी की मृत्यु के बाद इंदिरा जी की वरिष्ठता नहीं थी, तब भी एक बड़ी कोशिश उनको प्रधानमंत्री बनाने की हुई थी। सबको इतिहास पता है, पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हुआ और फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। तो इतनी आसानी से उस परिवार के नेतृत्व और बहुमत रहते हुए पहले में किसी का प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं था। और नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या भुगतना पड़ा ये भी हमारे सामने है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, ये कहानी आपके सामने आ चुकी है। ये सच है कि उनके शव को कांग्रेस कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि वे कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, अपने प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके पहले वे कितने मंत्रालयों के मंत्री रह चुके थे। लगातार जीवन में लंबे समय तक कांग्रेस के शीर्ष निर्णायकों में शामिल थे, चाहे वो राजीव गांधी का समय, यहां तक कि इंदिरा गांधी के समय भी नहीं जाने दिया गया है। और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अभी जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हमारे पापा ने फोन किया था कि उनके नरसिंह राव को, पापा चाहते थे कि नरसिंह राव यानी प्रणब मुखर्जी की नरसिंह राव के शव को कांग्रेस कार्यालय में रह के पार्टी की ओर से वहां विदाई दी जाए। बाहर लोगों ने आकर के उनको अंतिम विदाई दी, लेकिन अंदर नहीं जा सका। और उनकी भी अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं की गई। तर्क यह दिया गया कि नरसिंह राव तो स्वयं चाहते थे
कि उनका अंतिम संस्कार उनके राज्य में किया जाए। उनका परिवार चाहता था कि उनका अंतिम संस्कार यहां हो, इसके बावजूद शव को हैदराबाद भेज दिया गया। और उसमें कांग्रेस के कितने नेता गए थे, बड़े नेताओं में कांग्रेस की अध्यक्षा से लेकर बाकी, वो आपके सामने है। जरा उस समय की तस्वीरें देख लीजिएगा, कौन कौन नेता भाग लिए थे। ये इसलिए बताना आवश्यक है कि आज जब आप अगर नहीं उठाते ये प्रश्न, तो बहुत ज्यादा विषय नहीं उठता, लेकिन जो सच है वो आपने ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि ये विषय उठाए जा रहे हैं। इसीलिए ये भी विषय सामने आया है कि स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 4 पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री नरसिंह राव, जिनके कार्यकाल में वो वित्त मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और इंदर कुमार गुजराल, इन चारों की अंत्येष्टि, चारों का कोई स्मारक नहीं बना। इसमें चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और नरसिंह राव की दिल्ली में अंत्येष्टि भी नहीं हुई। इंदर कुमार गुजराल चूंकि दिल्ली के ही निवासी थे तो उनका होना था, तो उनकी श्मशान घाट पर हुई है। तो ये कोई देश का अतीत भी नहीं रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का, इन सब का कोई स्मारक भी नहीं है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ कोई स्मारक नहीं है। देश के बड़े बड़े लोग जो हुए हैं, जयप्रकाश नारायण का कोई स्मारक नहीं है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कोई स्मारक नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई स्मारक नहीं है। बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे देश में रहा है। वल्लभ भाई पटेल का कोई स्मारक नहीं है। तो स्मारक अगर पहले बना तो गांधी जी के बाद पंडित नेहरू जी का बना शांति वन, उसके बाद इंदिरा जी का बना शक्ति स्थल, उसके बाद संजय गांधी का बना। वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, और वो प्रधानमंत्री होते तो माना जाता। संजय गांधी का स्मारक बनने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि उस परिवार में जो भी जाएगा, हालांकि उस समय इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की ही बात थी तो उनका क्यों बना? और उसके बाद राजीव गांधी जी का बना है। तो राजघाट पर जब जाएंगे, जहां की लोग बात करते हैं, राजघाट से लेके अगले सड़क रेड लाइन तक, एक बार जो भी लोग दिल्ली आए, दिल्ली के हैं, एक बार जरूर जाके उस जगह को देखा है कि वहां तक इन्हीं लोगों का पूरा घिरावा है। वहां कोई जगह भी नहीं है आसपास में। अटल बिहारी वाजपेयी की बनानी पड़ी थी, तो वो फिर आगे जगह जो है उसके लिए तलाश के उसको बनानी पड़ी थी, और वो बनी है सदैव अटल। तो ये एक पृष्ठभूमि है। उस पृष्ठभूमि में कांग्रेस की मांग का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी किसी का स्मारक अगर सरकार चाहती है कि बने, और उनका कंट्रीब्यूशन था, तो जरूर बने। लेकिन इस समय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की एक एक बातें लोग उभार रहे हैं। अब उनको ये बता दिया जाए कि वो एक समुदाय से थे और उस समुदाय की भावना है, तो उस समुदाय की भावना के तहत उनकी अस्थि विसर्जन हुई थी। उस अस्थि विसर्जन का बाजाबता कांग्रेस को एक यात्रा निकालनी चाहिए थी, अस्थि कलश यात्रा। सम्मान पूर्वक अस्थि पहले कांग्रेस कार्यालय में जाना चाहिए था, वो परिवार से कांग्रेस कार्यालय से होकर के तब अस्थि विसर्जन के लिए जाना चाहिए था। उसके लिए कांग्रेस की कमेटी होनी चाहिए थी। भारत की प्रमुख नदियों में जैसे इंदिरा जी की अस्थियां, राजीव जी की अस्थियां, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां नदियों में प्रवाहित हुई थी, वैसे उनकी अस्थियां प्रवाहित होनी चाहिए थी। ये तो कांग्रेस पार्टी ने किया नहीं। यही उसका दायित्व था, यही करना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी वो असम से राज्यसभा सांसद बन के आए थे, पाकिस्तान से शरणार्थी बन के वो आए थे। तो वो चीजें भी कांग्रेस ने नहीं किया है। बाकी देखना पड़ेगा उसकी श्रद्धांजलि सभा उनकी कांग्रेस कितनी बड़ी करती है, उस पर भी निर्भर करेगा। क्या कोई सभा वगैरह होती है, नहीं होती है, अभी ये भी देखना पड़ेगा। अभी तक तो मेरे नोटिस में, जिस समय मैं आपसे इस चैनल पर बात कर रहा हूं, उस समय तक इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा व्यापक पैमाने पर जनता के बीच करने जा रही है, या जैसे इंदिरा जी की, राजीव गांधी जी को, या यहां तक कि उस समय संजय गांधी जी को लेकर के भी, पहले नेहरू जी को लेकर प्रदेश प्रदेश में उस प्रकार से सभाएं हुई थी, अस्थियां भी उनकी गुजारी गई थी। तो वो देखना पड़ेगा श्रद्धांजलि। अगर आप वातावरण बनाते हैं श्रद्धांजलि करके, पंजाब में भी कुछ जगह श्रद्धांजलि होती अभी तक, तो लगता कि यहां कांग्रेस पार्टी का एक इनिशिएटिव है और उसके मांग में नैतिकता है। वो भी अभी तक सामने नहीं आया है, केवल सरकार को आपने पत्र लिख के विवाद खड़ा किया है। मनमोहन सिंह जी, ये सच है कि उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां किसी से कम नहीं है, जैसा मैंने आरंभ में कहा है।
बिल्कुल सज्जन व्यक्ति थे, मृदुभाषी थे। मैंने केवल एक बार संसद में उनका गुस्सा होते हुए देखा, जब उनकी सरकार का अविश्वास प्रस्ताव 2008 में था। वामपंथी पार्टियों ने भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर उनसे समर्थन वापस ले लिया था। उसी अपने भाषण में उन्होंने भाजपा पर भी अटैक किया था और खासकर वामपंथियों के बारे में कहा था कि ये कम्युनिस्ट हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, कि जो ये कहें वही मैं करूं, यस मैन मैं बना रहा हूं। ये भाषा उन्होंने प्रयोग की थी। नॉर्मली इस प्रकार से वो बोलते नहीं थे, तो ये भाषा उन्होंने प्रयोग की थी। तो ये वामपंथियों के बारे में थे। इस समय आश्चर्य की बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी अभी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है, उनके नेता टेलीविजन पर, जबकि कई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जिनका आजादी के संघर्ष में योगदान था, जिनका भारत के निर्माण में योगदान था, उनका भी कोई स्मारक दिल्ली में नहीं है, उनकी अंत्येष्टि कराने की कोशिश नहीं हुई। पर तो ये कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं सोच रही है। तो इसलिए कांग्रेस के डिमांड को थोड़ी गहराई से देखनी पड़ेगी क्या है। अब जब उन्होंने किया है तो बहुत सारी बातें उठाई जा रही है उनके कार्यकाल की। क्या यह सच नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई? वैसे तो नरसिंह राव के शासनकाल में भी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन नरसिंह राव के शासनकाल में जिस तरह से घटनाएं हुई और देश को जितनी क्षति पहुंची, जो भी हमारा टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, दूरसंचार क्रांति हमारे देश में आगे बढ़ रहा था, 2G स्पेक्ट्रम में, आज कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब वो चूंकि अब सीबीआई ने केस आगे नहीं बढ़ाया, चीजों को रुका है, अब फिर से कोशिश हो रही है करने की। उसी काल में जो बोफोर्स का कांड था, उस बोफोर्स कांड में क्वात्रेची के बैंक खाते खोल दिए गए। क्वात्रेची के बैंक खाते खोले और उसने पैसे ले लिए। उसको सीबीआई ने उसको जगह जगह उसके जो केस जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था, वो सीबीआई ने उसको आगे नहीं बढ़ा, विदेशों से उसके प्रत्यार्पण का। उसके बैंक में जो पैसे फ्रीज किए गए थे बैंक ऑफ इंग्लैंड में, उसको कांग्रेस ने खोल दिया। वो पैसा क्वात्रेची लेकर चला गया, हालांकि वो मृत्यु उसकी हो चुकी है, लेकिन वो लेकर चला गया और सारे बोफोर्स के केस बंद हो गए। अंततः हाई कोर्ट को उसमें कहना पड़ा कि हमारे पास इसमें ऐसे सबूत नहीं है। उसने टिप्पणी की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि इसमें घोटाला नहीं हुआ है, जैसे आज कहा जाता है। तो ये उस काल का था, घोटाले हुए। देश के इतने बड़े घोटाले की जांच रोककर जो मुख्य किंगपिन जिस पर आरोप लगा था, उसके फ्रीज अकाउंट खोल दिए गए। अब आते हैं दूसरे तथ्यों पर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके काल में आजादी के बाद सबसे बड़ा अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम ढांचा देश में खड़ा हुआ है। इस्लामिक ढांचा बाद हमारे देश में मदरसे थे, हमारे देश में विश्वविद्यालय थे, वो सब थे इस्लाम, लेकिन इस्लामिक ढांचा केंद्र सरकार के तहत हो, स्टेट की पॉलिटिक्स में हो, स्टेट के गवर्नमेंट में हो, ढांचा पहले नहीं था। सच्चर कमीशन की नियुक्ति उसमें हुई है। अगर सच्चर कमीशन देश में जो भी पिछड़े हैं, देश में जो वंचित है, उनका स्टडी करके उनके लिए क्या किया जाए, वो काम करने में किसी को समस्या नहीं थी। उसमें अगर किया जाता, उसमें मुसलमान भी होते तो समस्या नहीं थी। हमारे देश के नागरिक हैं वो भी। अगर मुसलमान गरीब होंगे, तंग होंगे, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। तो इसलिए वो भी सुखी संपन्न रहे। लेकिन केवल मुसलमानों की स्थिति पर, उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक, उनकी शैक्षणिक, सब कल्चरल उनकी स्थिति पर, सरकारों में वो कहां कहां है, ब्यूरोक्रेसी में कहां है, सेना में कितने हैं, पुलिस में कितने हैं, इन सब पर पूरा फोकस करके बनाया गया। और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जब उसको इंप्लीमेंट किया सरकार ने, और आप आज भी वो डॉक्यूमेंट सब आपको जो लोग भी हैं सरकार में वो देखेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में, गृह मंत्री कार्यालय में, अलग अलग कार्यालयों में वो आज भी उस समय के ऑर्डर पड़े हुए हैं कि किस प्रकार से इस्लामिक ढांचा खड़ा हुआ। शायद देश भूल गया है कि मनमोहन सिंह सरकार के पहले हमारे देश में कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं था। मैं ध्यान से बोल रहा हूं, कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं था। पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, और वो नाम अल्पसंख्यक था, वो मुस्लिमों के लिए बना। मुस्लिमों, फिर मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के विकास के लिए काम करना और अलग से पॉलिसी बनाकर मुस्लिम ढांचा खड़ा करना,
ये दोनों में अंतर है। उससे फंडामेंटलिज्म, उससे कट्टरवाद पनपता है। वो तुष्टीकरण से वो नीति आगे चली जाती है। वही उस काल में हुआ। और उसके बाद जो सेकेंड कमीशन, दूसरा आयोग बना उस कार्यकाल में, वो रंगनाथ मिश्रा आयोग था, जो मुसलमानों को शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में आरक्षण कैसे दिया जाए इसका सुझाव देने के लिए बना था। और उसने सुझाव दिए। और आज जो आरोप लगता है कि कांग्रेस का पार्टी पिछड़ों के, दलितों के, अनुसूचित जनजातियों का हक मारकर आरक्षण देना चाहती है, अगर जो लोग झूठ बोलते हैं वो रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को देख लें कि उसमें क्या सुझाव दिया गया है। उसमें ऐसे ही सुझाव हैं और वो भी लागू करने की कोशिश होती, लेकिन हम देश में विरोध हुआ, तब भी उनकी राज्य सरकारों ने किया। और जो तीसरा बड़ा काम हुआ उस समय, वो था कि वक्फ बोर्ड को 2013 में इतने पावर दे दिए गए कि वक्फ बोर्ड कहीं भी किसी संपत्ति पर दावा कर सकता है। पहली सुनवाई उसकी ट्रिब्यूनल में होगी, आपको साबित करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं। वो उसी काल में, नरसिंह राव के काल में 1995 में, 2013 में उन्हीं के कार्यकाल में इतनी दी गई। और देश को पता है कि दिल्ली की 123 ऐसी प्राइम प्रॉपर्टी जिस पर वक्फ ने दावा किया था, मनमोहन सिंह सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में, जबकि चुनाव की घोषणा होनी थी उससे लगभग 1.5 सप्ताह पहले, उसका ऑर्डर निकाला। केवल ऑर्डर ही नहीं निकाला देने का, उसमें यह भी किया कि उस लैंड यूज को चेंज कर दिया कि वो अपने अनुसार उस जमीन का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए कैबिनेट ने बाकायदा मीटिंग बुला करके वो डिसीजन लिया था और अल्पसंख्यक आयोग को संविधान का दर्जा दिया गया। ये सब काम उसी कार्यकाल में हुए जिसके परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। और जो राइट्स के विरुद्ध जो केंद्रीय सलाहकार समिति थी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, उसने जो लक्षित हिंसा विधेयक लाया था, वो कानून बन जाता तो दंगे में गैर मुस्लिमों को सब कुछ साबित करना पड़ता। उसमें अगर किसी मुसलमान ने आरोप लगा दिया तो फिर आपके पास कानूनी कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इतना भयानक था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका जबरदस्त विरोध किया, देश में एक वातावरण बनाया और फिर सरकार को वापस लेना पड़ा। उसकी कोशिश हुई थी, ऐसे अनेक कोशिशें हुई उस कार्यकाल में। तो उस कार्यकाल को अगर आप ध्यान रखते हैं, ठीक है, सोनिया गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि सोनिया गांधी जी को कांग्रेस ने सर्वसम्मति से उनके लीडरशिप में काम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगी। देश में विरोध हो गया, विदेशी मूल का मुद्दा उठा, विदेशी मूल की व्यक्ति नहीं हो सकती, बहुत बड़ा मुद्दा उठा। के.एन. गोविंदाचार्य के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। अलग अलग संगठनों ने आंदोलन किया। फिर मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित हुआ। तो मनमोहन सिंह का नाम सोनिया गांधी जी ने दिया, उसके प्रति उनकी कृतज्ञता थी। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री पद पर होते हैं तो आपके सामने जिसने बनाया है केवल उसी का नहीं, देश का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह उन्होंने ध्यान नहीं रखा, लेकिन सोनिया गांधी की इच्छा के विपरीत कोई काम करने की स्थिति उस सरकार में नहीं रही, या सोनिया जी के साथ के लोगों की। उसके कारण ऐसे अनेक निर्णय हुए जिसकी क्षति देश को उठानी पड़ी। हमारी इकोनॉमी, अर्थशास्त्री थे, अर्थव्यवस्था की हालत इतनी बुरी हो गई कि सोना तक गिरवी रखना पड़ा। ये केवल चंद्रशेखर जी के काल में नहीं हुआ है, उनके काल में भी यहां से सोना गया था। और वो सोना अब जानते हैं कि कैसे कैसे हमारे देश में, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो अब जब आपने आवाज उठाई है तो बहुत सारे आवाज उनके काल में उठाए जा रहे हैं। और ये तो उनका भाषण है, बजाबता ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि देश के संसाधनों पर पहला हक, योजना आयोग का भाषण है। उसमें उन्होंने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है। कोई भी उस भाषण को देख ले, केवल उन्होंने अल्पसंख्यक नहीं कहा है, उसमें मुसलमान शब्द विशेषकर कहा है स्पेशली, और उसका भी प्रयोग किया है। तो वो जो एक हमारे देश में इकोसिस्टम थी, वो इकोसिस्टम ने इन सब चीजों को उस रूप में सामने नहीं आने दिया, क्योंकि इकोसिस्टम उन्हीं लोगों के हाथ में थी जो लेफ्ट लोग होते थे, जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी फंड, रिलीजियस फ्रीडम की बात करने वाले जो एक पक्षीय लोग थे, उनके हाथ में इस देश का नैरेटिव और इकोसिस्टम रहा है। वैसे ही नीतियां बनती थी। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में वही आगे बढ़ा
वैसे उनके कार्यकाल में कई अच्छे इनिशिएटिव हुए, जिनमें भारत अमेरिका और परमाणु समझौता महत्वपूर्ण था, जिसने हमको बाहर के बैन से बाहर निकाला। हम लोगों ने उसका समर्थन किया, भाजपा ने उसका विरोध किया, भाजपा को भी लोगों का विरोध झेलना पड़ा। ये उनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन बाकी सब आपके सामने है। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि मनमोहन सिंह हमारे देश में 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, तो उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी आलोचना भी सम्मान के पूर्वक हो, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसके परिणाम आज तक देश भुगत रहा है। धीरे धीरे हमारे देश में जो मुसलमानों के अंदर जो लिबरल लोग थे, जो इस पर कट्टरपंथी नहीं थे, वो सब कमजोर होते गए अपने समाज में। और जो देश में कट्टरपंथी थे, जो कई बार आतंकवादियों का सपोर्ट करते थे, कश्मीर में अलगाववाद का सपोर्ट करते थे, जो जमात इस्लामी जैसे संगठनों का सपोर्ट करने वाले थे, जो शरिया कानून का समर्थन करने वाले थे, उनकी ताकत बढ़ती चली गई। और वो आज हमारे लिए एक बड़ी समस्या है कि स्वयं मुस्लिम समाज के अंदर से ही अपने समाज के बीच उस प्रकार से जो संतुलित बात थोड़ी सोच और कर सकते हैं, उनके लिए आवाज उठाने की कोई जगह नहीं रही। ये हमारे देश में सबसे बड़ा जो उनका कुप्रभाव था हुआ है। तो अब उसमें आप जो इस चैनल के दर्शक हैं, वो इसको गंभीरता से समझें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और जो कुछ मैंने कहा है उस पर अपना मत व्यक्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।